गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट के हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे थे जो केमिकल बॉन्ड के अंतर्गत है, और कोवलेंट बॉन्ड में ही एक पार्ट हमारा दूसरा आ रहा आगे हुआ है हाइब्रिडाइजेशंस। देखिए, संकर्ण को समझने से पहले हमें देखना होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे आपने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस प्रकार से ओवरलैपिंग करके और अपना बंध बनाने में सहायक हैं, और उस ओवरलैपिंग के आधार पे हम कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो वहाँ पे मैंने ये था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितने बॉन्ड उसमें फॉर्मेशन हो रही है, उन्हीं के आगे हम चलेंगे। तो आगे देखेंगे संकर्ण यानी हाइब्रिडाइजेशन, यानी किसी भी एक समान लगभग समान चीज़ को हम मिक्स करके जो मिक्सर बना करके और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ये कह सकते हैं, या उनको हम ये कह सकते हैं नया हाइब्रिड, जो हाइब्रिड ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, वो तैयार करते हैं। तो उनके अंदर एक समानता पाई जाती है विभिन्न प्रकार से। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम बात करें तो भिन्न भिन्न ऑर्बिटल्स अलग अलग आकृति आकार के होते हैं और अलग अलग एनर्जी ऊर्जा के बने होते हैं। लेकिन जैसे संकर्ण हो जाता है, उनका मिश्रण हो जाता है, मिश्रण होने के पश्चात उतनी संख्या में एक समान ऊर्जा और एक समान आकृति के जो हमें ऑर्बिट प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं। तो नंबर जो होता है सेम होता है बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन और आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑर्बिट का ओवरलैपिंग है, न कि किसी इलेक्ट्रॉन का। तो ये हम आगे रूल में ही पढ़ेंगे। तो संकर्ण में सबसे मोटी चीज़ क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे लोन पेयर। ये दो चीज़ें हमें काम आती है। यहाँ पे कहीं भी हमें पाई बॉन्ड की बात हम नहीं करेंगे, वो संकर्ण में सहायक नहीं है। आर यूज टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिट बनते हैं, और वो किस प्रकार से होता है? ओवरलैपिंग के द्वारा, अतिव्यापन के द्वारा। देखिए फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल से ज़्यादा समझ पाएंगे इसको। देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। आप देखते हैं बेरिलियम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट जो होता है इनका एक आदतन अवस्था होती है, वो कहता है 1s2 2s2। इसी प्रकार से बोरोन में 1s2 2s2 2p1, और कार्बन में 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ही चलते तो यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार बॉन्ड बनाने में जो सहायक है। इसका मतलब बेरिलियम के अंदर कोई बंध नहीं बन रहा है। इसी प्रकार बोरोन में एक बॉन्ड बनना चाहिए, कार्बन के अंदर 2 बॉन्ड बनने चाहिए, यानी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा है नहीं। प्रयोगात्मक हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो क्या पाते हैं कि बेरिलियम जो है वो 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के 2p कक्ष में चला जाता है। और इसी प्रकार से ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक 2s का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो रही कहाँ के आ गया? 2p1 कक्ष में आ गया। फिर बोरोन के अंदर आप देखिए कि 1s2 कंप्लीट है, उसके बाद 2s2 के अंदर का एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड होकर 2py में आ गया। फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड हो गई, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन अगर हम देखें तो 4 हो गए। यहाँ पे बोरोन में 3 हो गए, और यहाँ पे 2 हो गए। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, 3 और 4 इस रूप में भी। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा 2s2 के तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित अवस्था में आकर के चले गए। अभी क्यों हो रहे हैं इसका भी आगे हम रीजन देखेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि 1s2 का इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड क्यों नहीं हुआ। तो ये देखना होगा, क्योंकि एनर्जी का अंतर 1s2 और 2s2 के बीच में, बिटवीन द 1s2 एंड 2s2 एनर्जी आर डिफरेंस मोर। तो अधिक एनर्जी का अंतर होने के कारण क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s से 2s में या 2p में नहीं जा पाता है। इतनी ऊर्जा हम पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए 1s को हम सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है 2s और 2p चूँकि एक लगभग समान ऊर्जा के हैं, तो 2s से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर के 2p में आसानी से जा सकता है। अब देखिए आगे क्या बताया हमने। बेरिलियम मैंने कहा डाइवेलेंट, बोरोन जो ट्राइवेलेंट, और कार्बन जो क्या टेट्रावेलेंट है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था? आर 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2s कक्षक से किस में जा रहा है? 2p कक्षक में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन या कर्मोन्नति क्या होता है? उसी मुख्य क्वांटम संख्या में ही संभव है। ये देखिए उसी मुख्य क्वांटम संख्या में 2s से 2p में, ये नहीं कि 1s से 2p में चला गया हो, क्योंकि उसी मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों में ऊर्जा का जो अंतर है क्या होता है? कम होता है। तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी मिनिमम होता है। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर के अपने परमोन्नति हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। ये ऊर्जा उन्हें अभिक्रिया ऊर्जा से प्राप्त हो जाए। और ये जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में कैसे कर्मोन्नित हुआ? तो ये ऊर्जा जो किससे प्राप्त हो रही है? अभिक्रिया ऊष्मा से प्राप्त हो रही है। इसको आप ये देखिए, आपने अगर हम ये चीज़ नहीं लेते हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे पहले क्या था? कार्बन के अंदर 4, हमने कहा 2 वैलेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो द्विबंध अगर बनता और पहले की स्थिति देखते हो तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन का अतिव्यापन जो हो रहा है, या एस का पी के साथ जो अतिव्यापन हो रहा है, वो देखिए अलग तरीके से। 4 का हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1s कक्षक
चार, प्रत्येक हाइड्रोजन में एक एक है इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 2s 2px 2py 2pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। ये आपने देखा पहले कि एक तो अपने पास क्या है 1s कक्षक है और इसके बाद ये हाइड्रोजन का, और ये कार्बन के 4 कक्षक कौन से 2s 2p 2py यानी 2s और 2p वाले कक्षकों से अतिव्यापन करेगा और करके क्या बना रहा है 4 सहसंयोजक बंध बनाता है कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू, हम उसके चल रहे हैं पहले। तो यहाँ पे एक SS और 3 क्या बन जाएंगे sp। देखिए ये स्थिति क्यों बन रही है, कार्बन में मैंने कहा कि 2s और 2p के 3 कक्षक ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे 1s का जो है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये s कक्षक जो अतिव्यापन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2s वाला एक s और 3p x p y और p z, तो ये चारों मिलकर के क्या बन गए sp3 के रूप में ले रहे हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करें, पहले ss का अतिव्यापन, एक हाइड्रोजन का ss का, उसके बाद ps sp फिर sp sp, इसका मतलब 3 तो sp बन गए और एक बन गया ss और 3 बन गए हमारे पास sp के। तो ये क्या बता रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1s कक्षक जो कार्बन का है वो कार्बन के 2s 2px 2py और 2pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसमें SS एक कक्षक बन गया, 3 sp अतिव्यापन से बन गए। तो p कक्षक चूंकि दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है, जो कि अधिक प्रबल बंध बनाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ SS का जो एक बंध बन रहा है ये हम क्या कर सकते हैं, ये SS के मध्य जो बंध बन रहा है ये क्या बन रहा है वीक बन रहा है, और S और P के मध्य बन रहा है वो क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो 3 बॉन्ड हमारे पास क्या आ गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड क्या हो गया वीक बॉन्ड हो गया। तो P कक्षक दिशात्मक होता है जो अधिक प्रबल होता है, अतः 3 बंध क्या हो जाएंगे प्रबल और एक बंध हो जाएगा दुर्बल। ये था हाइब्रिडाइजेशन से पहले की बात। अगर हम मान के चलते तो तीनों P कक्षक हम देख रहे हैं 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं, और चौथा जो SS बंध जो बन रहा है तीनों के साथ 125 डिग्री के कोण पे स्थित हो रहा है। किंतु प्रयोगों द्वारा सिद्ध क्या हुआ कि चारों बंद कोण हैं, ऊर्जा का मान जो वो क्या समान है, चारों बॉन्ड एंगल इक्वल आ रहे हैं और चारों बॉन्ड लेंथ भी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। इसका मतलब बॉन्ड कोण और बॉन्ड ऊर्जा का मान जो क्या आ रहा है एक समान है। तो ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पहले कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर स्थिति होती तो ये होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन है क्या, संकर्ण क्या। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इज द फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु जो कक्षक हैं उनका इंटरमिक्सिंग है, अंतर क्रिया है, ऑफ स्लाइटली डिफरेंस, इसमें बहुत ही कम स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन देयर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एक नए प्रकार की एनर्जी उभर के आती है जो नॉन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं संकर्ण कक्षक, हैविंग ए सेम एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप एंड साइज, जिसकी एक समान ऊर्जा होगी और लगभग समान आकृति और आकार के होंगे। तो कहने का क्या हो गया, जो हमने शुरू में लेके चले थे कि लगभग समान ऊर्जा के, अकॉर्डिंग टू नो हायर एनर्जी डिफरेंस, लगभग समान ऊर्जा के यानी उसी मुख्य क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल भिन्न भिन्न आकृति के, सच एस जो है एक गोलाकार आकृति का है, पी जो है एक डबल शेप्ड का है, डी जो है डबल शेप्ड है। तो ये अलग अलग आकृति हैं, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद, इंटरमिक्सिंग होने के पश्चात इनकी समान आकृति और समान ऊर्जा की उतनी ही कक्षा में, जो कि संकर्ण से पहले कक्षकों की संख्या थी, उतनी कक्षा में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से नए कक्षक बने हुए क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिट कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है कंप्लीटली, ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इसके लिए पॉलिंग ने, केमिस्ट था जिसने, पॉलिंग ने फर्स्ट डेवलप किया था द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इन 1931 में, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज मीथेन का एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसकी बात कर रहे थे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल का नंबर जो है वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मैंने कहा था एक सामान्य ऑर्बिट बन रहा हमारे पास, उसके कंपेयर में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों मिक्सिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिट बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, बिकॉज ओवरलैपिंग रीजन इज मोर इन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होगा कि ओवरलैपिंग अतिव्यापन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। देखिए कार्बन का एग्जांपल हमने लिया था, कार्बन ग्राउंड स्टेट में क्या स्थिति है 1s2 क्योंकि लोअर एनर्जी का, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, 2s2 2p2 ये हो गया। यहाँ पे एक कक्षक कौन सा बता रहा है हमारे पास
ये जो कक्षक है ये 2p वाला है हमारे पास, 2s 2p वाला। तो यहाँ पे 1s2 2p 2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इस प्रकार से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गए 4 हमारे पास। पहले कितने थे, 2, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 2s एनर्जी का मैंने यहाँ दिखाया डायग्राम, एनर्जी से क्या होता है 2p कक्षक में एक्साइटेड हो रहा है, 2s से 2p में आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल अगर बात करें तो p कक्षक जो बनने की है s के साथ अतिव्यापन करके क्या बना रहा है, ये s कक्षक और यहाँ पे ये मान लीजिए p कक्षक। ये दोनों अतिव्यापन करेंगे तो एक छोटा लोब बनेगा और एक बनेगा बड़ा लोब। ये छोटे वाले लोब को हम ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, क्यों कि हमारे पास जो बड़ा लोब बनता है यही अतिव्यापन में भाग लेता है, या यह कहेंगे मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो इस भाग से होती है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए 4 छोटे लोब बनाए मैंने और ये 4 बड़े लोब बनाए, इनके साथ किसको अटैच किया, हाइड्रोजन को। तो ये sp3 का एक जो हमने बताया कार्बन की स्ट्रक्चर है ये sp3 का, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होने के बाद की स्थिति है। अब देखिए हमने और इसको सिंपल किया, यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कोश के अर्थात संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा, मैंने कहा ना इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, उसी मुख्य क्वांटम संख्या का ऑर्बिट होना चाहिए, लेकिन भिन्न भिन्न आकृति, s की गोलाकार है, p की डबल शेप है ना, d डबल शेप है वाले कक्षक मिश्रित होकर के एकदम समान आकृति, जिनकी आकृति एकदम समान है, ऊर्जा समान ऊर्जा है और उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाए, तो इस प्रक्रिया या परिघटना को हमने क्या नाम दिया, संकर्ण हाइब्रिडाइजेशन। इस दौरान बने हुए ये नए संकर कक्षक कहलाते हैं और इन संकर कक्षों की आकृति, ऊर्जा व दिशात्मक प्रकृति में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। ये उसके बाद देखा संकर्ण के बाद बने हुए संकृत कक्षक क्या होते हैं, दिशात्मक परिवर्तन, डायरेक्शनल इफेक्ट होता है, होने के कारण क्या है, ये प्रभावी अतिव्यापन करते हैं। डायरेक्शनल इफेक्ट होने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि ये प्रभावी अतिव्यापन करेंगे x to x, y एक्सिस या साइड टू साइड, जिससे इसकी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी और इससे क्या होगा, इसकी ऊर्जा मुक्त होगी और ये ऊर्जा जो मुक्त होती है संकर्ण के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति है, बाद में वो उसी से ही करती है। ये मुक्त ऊर्जा होती है जिसमें तंत्र क्या होता है, एक स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है और इसी कारण क्या संकर कक्षों द्वारा बने हुए बंध होते हैं मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, संकर कक्षकों से बना हुआ बंध मजबूत क्यों होता है, या प्योर ऑर्बिट जो एटॉमिक ऑर्बिट हैं कक्षक हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं या हाइब्रिड होते हैं, और वाई क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न हम दे सकते हैं क्योंकि उनके अंदर अधिकतम हाइब्रिड जो कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और शेप जो समान होती है और अतिव्यापन मैक्सिमम होता है इस स्थिति में, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास है अतिव्यापन या संभवन ऊर्जा के आधार पर हमने इसको निकाला है कि कार्बन के साथ अगर पूर्व में वर्ती बात करें तो 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो CH2 के साथ क्रिया करके क्या बनना चाहिए था, इसको CH2 कार्बन प्लस H2 दोनों की जो ऊर्जा आ रही है वो क्या आ रही है, -13 किलो कैलोरी पर मोल, किसमें, जब CH2 बन रहा है। इसका मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पे है, ये यहाँ से अगर एनर्जी लेवल देखें उच्च ऊर्जा स्तर पे है, और इसका मतलब क्या होगा, लो स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। दूसरी अगर हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके CH4 का निर्माण करते हैं, जो कि हम एक्साइटेड स्टेट पे बात कर रहे थे, इसमें आता है नेगेटिव 18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। ये क्या होगा, कम ऊर्जा स्तर के होंगे, तो जिनकी ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, अधिक स्थायी होगा। तो ये संभवन ऊर्जा के आधार पर हम इसको थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों करते हैं, कार्बन सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो अब यहाँ पे जब ये गैसीय अवस्था में है तो ये सॉलिड है, ये गैस है, गैस में कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड को जब हम सब्लिमेशन एनर्जी के द्वारा जब करते हैं तो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो एनर्जी ये आ रही है। इसके बाद फिर 2s2 गैस को फिर हमने हाइड्रोजन के अंदर 4H में जोड़ा, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या था, 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है, डबल हो जाएगी, और इसके बाद कार्बन गैस में आ जाएगा और हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में आ जाएगा। एक स्थिति में आ जाएंगे तब हमारे पास इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 2s2 2px1 और 2py1, ये ले रहे हैं हम CH4 की बात जब हम करेंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो क्या होगा, 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कार्बन गैसीय अवस्था प्लस हाइड्रोजन गैसीय अवस्था। अब ये चारों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये एलिमिनेशन एनर्जी, फिर एलिमिनेशन 84 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे 96 किलो कैलोरी पर मोल,
और ये कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके CH4 का निर्माण करते हैं। तो ये संभवन ऊष्मा Q -578 किलो कैलोरी पर मोल, या इसको हम डेल्टा एच में जो हम कह रहे थे 80 - 18 किलो कैलोरी पर मोल जो ऊर्जा जो आ रही है, ये आ रही है CH4 की फॉर्मेशन में। अगर यही बात हम CH2 के अंदर बात करें तो CH2 में आप देखेंगे कि वही संभवन ऊष्मा, फिर डिसोसिएशन एनर्जी के बाद क्यूसी एनर्जी, और ये डेल्टा एच का मान आ रहा है -13 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे आप जो ऊर्जा का अंतर देख पा रहे हैं, इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि CH4 का निर्माण होता है, CH2 का निर्माण नहीं होता। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, क्या कारण है CH2 फॉर्मेशन नहीं होती है जबकि CH4 बन रहा है, मेथेन बन रहा है, CH2 नहीं बन रहा है। तो वहाँ पे भी आप ये संभवन ऊर्जा का मान दे करके और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस कारण से CH4 बनता है और इस कारण से CH2 नहीं बनता है। इसके बाद लेते हैं हम थोड़े से इसके रूल कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं, क्योंकि इस आधार पे हम इसको बात कर रहे हैं। जो अभी पढ़ के आए वही एक रूल्स के अंदर मैंने इसको समराइज किया है, और वो रूल्स कैसे हैं देखिए। पहला नियम क्या है, संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा स्तर पर उसी मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु या आयन के होने चाहिए। ये पहले बात हो चुकी कि संकर्ण में जो कक्षक भाग लेंगे वो लगभग समान ऊर्जा के, मुख्य क्वांटम संख्या समान हो। अगर 2 का है तो 2 वाला हो, 3 का है तो 3 वाला, 4 है तो 4 वाला। ये नहीं कि 1s वाला 2p में चला जाएगा या 3p में चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या होने, मुख्य क्वांटम संख्या उसकी समान होनी चाहिए और उसी परमाणु था आयन का होना चाहिए। दूसरा, संकर्ण में भाग लेने वाले कक्षकों व संकर्ण के उपरांत नए बने कक्षकों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी इसके अंदर संकर्ण में जो भाग ले रहे हैं उन कक्षकों की संख्या और संकर्ण के उपरांत आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन और बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन इनके कक्षकों की संख्या जो है वो एक समान होनी चाहिए। अंतर नहीं आना चाहिए कि पूर्व में तो 2 क्रिया कर रहे हैं बाद में 3 प्राप्त हो रहे हैं तो उल्टा हो, ऐसा नहीं। तो 2 अगर क्रिया कर रहे हैं तो 2 ही बनेंगे sp, 3 कर रहे हैं तो 3 ही बनेंगे बाद में। नेक्स्ट आता है संकर्ण रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, केमिकल इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ता है। कैसे, हम करें एथेन C2H4 या मेथेन की बात करें, इसी प्रकार से जैसे एथेन में 2 कार्बन से लेके चलते हैं, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2, प्रत्येक में कार्बन 2 ही हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एथेन में 3, एथिलीन में 2 और एसिटिलीन में 1 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 C2H6 में, C2H4 में sp2 और C2H2 में sp संकर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये केमिकल इफेक्ट या रासायनिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट होता है संकर्ण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए संकर्ण के अंदर भाग कौन लेता है, संकर्ण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, नहीं कि इलेक्ट्रॉन। ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं परमाणु कक्षक, तो हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक भाग लेते हैं नहीं कि इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो संकर्ण के पश्चात उन नए कक्षकों में बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद में इसके जो नए कक्षक बनते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। और संकर्ण में दूसरा क्या है, नेक्स्ट संकर्ण में फुल फील्ड, हाफ फील्ड और वेकेंट ऑर्बिट। यानी ये नहीं कि वेकेंट ऑर्बिट ही भाग ले रहे हो या हाफ फील्ड वाले भाग ले रहे हो, नहीं, पूर्ण भरे हुए कक्षक, अर्धपूरित कक्षक और खाली कक्षक भाग ले सकते हैं। और संकर्ण के पश्चात हाइब्रिडाइजेशन के पास इन नए बने कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम हो, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहें। संकर कक्षक ऊर्जा एवं आकृति में एकदम समान होते हैं, किंतु त्रिविमीय आकाश में अगर हम बात करें तो उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की कुछ बात की है। नंबर ऑफ ग्रुप्स के आधार पे हम हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, sp, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या है उसकी, लीनियर। इनकी बारी डिटेल हम बाद में लेंगे। इसी प्रकार से नंबर ऑफ ग्रुप मान लीजिए 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसी प्रकार से मान लें नंबर ऑफ ग्रुप 4 हैं तो sp3 टेट्राहाइडल, और नंबर ऑफ ग्रुप 5 हैं sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 हैं तो sp3d2 ऑक्ट्राहाइडल, और 7 हैं तो sp3d3। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल संरचना बनती है और इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइडल स्ट्रक्चर, अष्टक फलकीय का एक विकृत रूप भी बनता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को मान को हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर भी। एक S एक P कक्षक मिलकर के sp बन रहा है। यहाँ पे sp2 में एक S कक्षक है, 2 P कक्षक मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 अगर ग्रुप में है तो एक S कक्षक, 3 P कक्षक मिलेंगे।
5 में अगर है तो एक S कक्षक, 3 P कक्षक, एक D कक्षक, और 6 में ग्रुप में अगर है तो sp3d2, इसका मतलब एक S कक्षक प्लस 3 P कक्षक प्लस 2 D कक्षक क्रिया करके ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और 7 में है तो sp3d3 बनेगा, जो कि 7 यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और इसको डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिसमें एक S का ऑर्बिट होगा, 3 P के होंगे और 3 D के ऑर्बिट भी भाग लेंगे। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपनी चर्चा की, और इसका नेक्स्ट जो हम लेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।